अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आखिरी दिन होगा या कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आजम इमरान खान पूरी सियासी कुव्वत के साथ हुकूमत जारी रखेंगे। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान PDM ने ऐलान किया है कि कल ऑपोजिशन की कोई जमात कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कुछ देर पहले इस हवाले से क्या ऐलान किया है, सुनिए। वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली का जो कल इजलास बुलाया गया है, हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन कल के इजलास में शरीक नहीं होगा। अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इस इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि कल PDM का कोई रुकन इजलास में शरीक नहीं होगा और ऑपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इस इजलास की कोई सियासी हैसियत नहीं रही। इस वक्त ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 180 है और वजीर आजम को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कम अज कम 172 वोट दरकार हैं, जबकि हुकूमती उज़रा वजीर आजम को 179 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा कर चुके हैं। PDM के बाइकआउट के बाद वजीर आजम के लिए ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मसला तो हल हो चुका है, मगर दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। कल वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन को हॉर्स ट्रेडिंग और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार देते हुए सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन बताए कि इसने सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट की मुखालफत क्यों की, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी प्रेस रिलीज में वजीर आजम के इल्जामात को इंतहाई गैर मामूली और गैर रिवायती और दो टोक अल्फाजों में मुस्तरद किया है, जिसकी तफसील आपके सामने रखेंगे कुछ देर बाद। मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि कल वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा था। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आइन इजाज़त देता है चोरी करने की? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम इमरान खान कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड लगाने में क्या मसला था, मगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की है, इसमें दो टोक अल्फाजों में और वाज़े अल्फाजों में लिखा है कि हर शख्स और जमात में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। हैरानकुन बात यह है कि एक ही रोज एक ही छत के नीचे एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर और जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं है? इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि ECP एक आईनी और आज़ाद इदारा है जो किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को ना ही नज़रअंदाज कर सकता है और ना ही तरमीम कर सकता है। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो आइनी रास्ता इख्तियार करे और कमीशन को आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी लिखा कि जिस रिजल्ट पर नाराज़गी इजहार की गई है, कमीशन इससे मुस्तरद करता है। ये जमहूरियत, आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का ही हुस्न है जो पूरी कौम ने देखा और आइन की भी यही मंशा थी। इलेक्शन कमीशन ने दो टोक लफ्जों में वजीर आजम के इल्जामात को मुस्तरद किया है, मगर आज वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस रिलीज पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इदारे अपनी गैर जानिबदारी प्रेस रिलीज के जरिए नहीं बल्कि अपने इक़दामात के जरिए जाहिर करते हैं। जो आज प्रेस रिलीज अभी जारी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इदारे अपनी जो गैर जानिबदारी और अपनी जो आज़ादी है वो अपने इक़दामात से जाहिर करते हैं, वो प्रेस रिलीज़ से जाहिर नहीं करते। ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज़ जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपने बयान में ये कहा है कि जो इलेक्शन है उसको जो शफाफ बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से पूरी जो है वो नहीं हो सकी, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है। इलेक्शन कमीशन को वो इक़दामात उठाने चाहिए जिससे उनकी आज़ादी और गैर जानबदारी एक मुसल्लमा तौर के ऊपर सामने आए।
फवाद चौधरी और दूसरे वफाकी वुज़रा गैर मुनासिब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस प्रेस रिलीज को, कह रहे हैं कि जवाब इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम के इस फैसले पे। उन्होंने कल जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म लेने जा रहे हैं उसमें बाइकॉट का ऐलान किया है, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब, क्या वजह है पीडीएम ने यह फैसला क्यों किया है बाइकॉट करने का? मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों खुला छोड़ा जा रहा है? मैदान नहीं खुला छोड़ा, हमें कोई चीज़ प्रूव करनी ही नहीं है। इमरान खान साहब हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और ये हमारे मुताबिक नहीं। सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान ने कहा है, ये वही सदर पाकिस्तान है जो आंखें बंद करके और हर ऑर्डिनेंस को आगे कर देते हैं। उन्होंने भी कह दिया है फाइनली अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए कि वज़ीर आज़म साहब इस हाउस की मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस वो खो चुके हैं। इससे पहले पिछले चंद हफ्तों में चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूलिंग पार्टी, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, हर जगह वो बाई इलेक्शन हारी है, और अपने गढ़ में नौशहरा में भी हारी है, पंजाब में भी हारी है, और पंजाब में तो ऐसी हरकतें भी करते हुए पकड़ी गई है कुछ जो वैसी शर्मिंदा कर देती, वज़ीर आज़म साहब को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर देती, जो उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के और यरगमाल बनाया और ठप्पे लगवाए और तमाम चीज़ें जो की वो बनी गाला में बैठ के प्लान की गई। इस सब के बाद फिर उसके बाद सेनेट में जो की इलेक्शन होता है हफीज़ शेख साहब का और गिलानी साहब का, उसमें वो डैट वाज अ बैटल ग्राउंड, डैट वाज डिफाइंड एज द की। वो था ही ये कि कॉन्फिडेंस किसके पास है, क्या इनके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। ये इलेक्शन उसी के लिए किया गया था, और बिल्ड भी ऐसे किया गया था कि अगर वज़ीर आज़म अगर पीटीआई हार जाएगी तो इसका मतलब यही होगा कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्ड भी ऐसे ही किया था, लेकिन आज भी वज़ीर आज़म आईनी और कानूनी तौर पे इमरान खान साहब ही हैं, और अगर सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें तो वो कल लेने जा रहे हैं। अगर उन्होंने 172 नंबर पूरे कर लिए तो वो फिर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे, ताकि चाहे नैरेटिव आप कुछ भी बनाते रहें, चाहे आप कहें कि अखलाकी तौर पे उनके पास अब कोई जवाब नहीं रह जाता, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पे तो वज़ीर आज़म रहेंगे ना। वो आईनी तौर पर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बकौल वज़ीर आज़म के, बकौल वज़ीर आज़म जो आपने कहा, उन्होंने कहा 16 वो लोग हैं इसमें शामिल जिन्होंने चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जिन्होंने रिश्वतें लेते हुए पकड़े गए हैं। अब वो वज़ीर आज़म साहब का और पीटीआई का वो बयानिया कहाँ गया जो वो ये कहते थे कि हमने 20 MPs को बाहर निकाल दिया था। वो 5 साल से हम शोर मचा रहे थे, 20 MPs को केपी में उस वक्त निकाला था जब आखिरी महीने था केपी असेंबली का, और उसके बाद भी एक साहब को वज़ीर कानून बना दिया गया था। तो अब निकाले ना, पहले 20 वो जो 16 हैं उनको निकालें, फिर आगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले। वो 16 को किस बेसिस पर उनसे वोट मांग रहे हैं? उनको डरा के, धमका के। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो 16 लोग कौन है ECP हमें बता दे, लेकिन ये रेलेवेंट सवाल है जो मैं फवाद चौधरी साहब से आगे जाके प्रोग्राम में करने लगा हूं। मुझे आपकी जमात और पीडीएम के हवाले से ये बताइए कि आपके लिए तो ये बेहतरीन मौका है ना। आप तो जब ये पीडीएम शुरू की थी आपने कहा था हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं। आप समझते हैं कि मुस्तरद कर दिया सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को, हुकूमत पॉपुलर नहीं है, तो फिर ये तो बेहतरीन मौका है वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने का, आईनी और कानूनी तौर पर हटाने का। आप लोग 172 से ज्यादा प्रूफ करते हैं जैसे गिलानी साहब के इलेक्शन में किया था, तो वज़ीर आज़म हट जाएंगे, पीडीएम को ना लॉन्ग मार्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना इस्तीफे देने की जरूरत पड़ेगी, मामला तो यही खत्म हो जाएगा। शहजाद, मैं आता हूँ उस पर। एक तो यह है कि आज इन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म ने उनको माफ़ कर दिया। वज़ीर आज़म होते कौन है माफ़ करने वाले? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। 16 बंदों को पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है, पैसे खाए हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वज़ीर आज़म की कोई अथॉरिटी नहीं माफ़ करने की। वज़ीर आज़म ने जैसे वज़ीर कानून केपी को माफ़ किया है ना, 2.5 साल उन्होंने वज़ीर कानून बना के रखा, देखा था खुद अपनी आंखों से पैसे लेते हुए उसी शख्स को जिसको वज़ीर कानून केपी बनाया। उनके पास कोई राइट नहीं है उनको माफ़ करने का। इन 16 को भी उनके पास कोई राइट नहीं है, और 4 या 5 तो असद उमर ने और अली जैदी ने कहा है, हमें नाम भी पता है, वो कहाँ है 4 और 5। ये तमाम सवाल मैं फवाद साहब से करने वाला हूँ, ये बड़े रेलेवेंट सवाल आते हैं, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब से करूंगा सवाल। और दूसरी बात ये है जी 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 और दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा था कि ये हमारे पास बेहतरीन मौका है, मेरा ख्याल है अगर आप 6 महीने पहले की सिचुएशन देखें जहां पीडीएम खड़ी थी, जब पीडीएम बनी थी सितंबर में, और आज जहां है, मेरा ख्याल है 95% तो काम हमने कर दिया है। इससे बड़ी डिफीट नहीं हो सकती थी। तो फिर वजह क्या है? अगर आप समझते इतनी कमजोर है इस वक्त हुकूमत, मोमेंटम आपके साथ है, फजल रहमान साहब ने आज का हवाओं का रुख बदल चुका है,
तो फिर ये आखिरी स्टेप क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इस वक्त तासुर ये पैदा करी हुकूमत कि आप लोग मैदान छोड़ के इसलिए भाग गए क्योंकि जब खुफिया बैलेट था वहां पे आपने पैसा चलाया, पैसा चला के आपने इलेक्शन जीता, और वही काम अब आप नहीं कर सकते जब ओपन बैलेट होगा। एक पहली बात तो यह है कि ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इवन अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। उसका सही तरीका और कानूनी तरीका और मॉरली जो सही तरीका है, इखलाकी तरीका, कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें और फिर आ जाए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सही तरीका यही है, कानूनी तरीका। जो वजीर आजम जब नवाज शरीफ थे 1993 में, हमें 25 साल से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बहाल कर दिया था, तो अगले दिन नवाज शरीफ साहब ने भी आके एतमाद का वोट लिया था। तो ये पहले भी हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो रेलेवेंट सवाल है इस वक्त, जी इस वक्त हुकूमत ये कह रही है कि आपने सीक्रेट बैलेट में नहीं जी द टू आर नॉट कंपेरेबल। पहली बात तो ये थी, वो गुलाम इसहाक साहब ने 58(2)B के तहत निकाला था नवाज शरीफ साहब को 93 में, और जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर कर दिया था। उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, ना ऑपोजिशन ने कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो तो एक एडिशनल उन्होंने एक एस्पेक्ट डेमोन्स्ट्रेट किया था कि मैं फिर असेंबली के पास जाऊंगा। जी आज वजीर आजम इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि 174 हमने खवातीन की नशिस्त पे सीटें ले ली हैं, वोट ले लिए हैं, हमें भी जरूरत नहीं है, हम भी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी अक्सरियत है। तो वो तो एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सर अहम सवाल जो कि मैं चौथी मर्तबा कर रहा हूं, जुबैर साहब चौथी मर्तबा ये सवाल कर रहा हूं, और इस मर्तबा मुझे उम्मीद है कि आप जवाब दे देंगे। 174 वोट, अगर 174 के वोट का ही था सिलसिला कि जी उन्होंने ले लिए, तो फिर वजीर आजम इतने गुस्से में क्यों हैं? सारे वज़रा क्यों उसी दिन आ गए थे? अगर आप मुझे पीडीएम के हवाले से, अगर हफीज शेख वाज नॉट एन इशू, जी अगर हफीज शेख वाज नॉट एन इशू, नहीं हम कह रहे हैं कि पहले वो रिजाइन करे ना, ही हैज लॉस्ट द मोरल अथॉरिटी। जब प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, जब अवाम ने कह दिया, जब असेंबली ने कह दिया, कर रहे हैं कि वजीर आजम इस्तीफा देंगे। आप वजीर आजम को शिकस्त दे सकते हैं अगर आप समझते हैं कि लोगों ने जमीर के मुताबिक वोट किया यूसुफ रजा गिलानी को और कोई पैसा नहीं चला, तमाम तर हुकूमत के इल्जामात गलत हैं, तो आप रिजाइन ना मांगे, कल आप जाके उनके खिलाफ वोट हासिल करें और उनको बाहर करें। वो कैसे 16 लोगों को असेंबली में ला के वोट लेंगे? पहली बात तो ये, उन 16 को निकाल दे, हम आ जाएंगे असेंबली में। सर वो 16 तो वैसे भी नहीं आएंगे ना, वो 16 तो आपके साथ है ना, वो तो पीडीएम के साथ है, वो तो जमीर के मुताबिक फैसला कर चुके हैं कि हमने इमरान खान को नहीं वोट देना, यही आपका मौकिफ है ना। शहजाद आप जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि हम अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं। क्या वो 16 के साथ इस हुकूमत ने जो हशर नशर अभी तक कर चुके होंगे पिछले 24 घंटे में, जिस तरह से डराया धमकाया गया होगा, जिस तरह से फाइलें खोली गई होंगी, जिस तरह से चमक दिखाई गई होगी, आप समझते हैं कि वो और उनकी फैमिलीज के लिए सेफ है कि वो खड़े होकर ये कहें कि हम वजीर आजम के साथ नहीं हैं? आज सीक्रेट बैलेटिंग का फायदा क्या? और बाय द वे, तो फिर अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि हालात बदल गए होंगे उन 16 लोगों के हवाले से, तो फिर इसका मतलब तो जो आप बात करते हैं या पीपल्स पार्टी बात करती है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, अपने टाइम पर लाएंगे, वो तो कभी भी नहीं आ सकता ना। वो तो हर मर्तबा फिर यही कहेंगे आप कि उन लोगों ने वो कैसे आएगा? आप क्या समझते हैं कि हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। हम अभी तक पिछले जितने भी महीने गुजरे और रीसेंट वीक्स में, चाहे वो बाय इलेक्शन था, चाहे वो नेशनल असेंबली का, ये सेनेट का इलेक्शन था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के फैसले थे, इलेक्शन कमीशन ने आज जो कहा है, जो आपने पढ़ के पूरी कौम को सुनाया, इसके बाद हमारी 90% विक्ट्री हो चुकी है। अब सिर्फ वो कहते हैं ना आखिरी धक्का देने का रह गया, और वो कोई मॉरल रिस्पॉन्स, कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी इमरान खान की। कल जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। कल जब वो ले भी लेंगे, जितने भी वहां मेंबरान मौजूद होंगे, उसके बाद उनकी क्या अथॉरिटी होगी? और सबसे बड़ी बात, मैं शहजाद एक आपका एक्स्ट्रा एक आधा मिनट लूंगा, यू डोंट इवन हैव अ फाइनेंस मिनिस्टर नाउ। आई मीन ही हैज लॉस्ट। उनको इलेक्ट होना था 6 महीने के अंदर अंदर। अब एक तो वो आईएमएफ से आए हुए थे, दूसरी बात ये इनके पास अब फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है। इन द मिडस्ट ऑफ अ सीरियस आईएमएफ रीलॉन्च प्रोग्राम दे डोंट हैव अ फाइनेंस मिनिस्टर। ये हुकूमत है क्या? इस मतलब जबरदस्ती अगर घसीटना है तो वो और बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी हुकूमत कमजोर प्राइम मिनिस्टर है ना फाइनेंस मिनिस्टर है। मुमकिन है कि हुकूमत उसके बाद भी कमजोर रहे, लेकिन 172 अगर नंबर उन्होंने पूरे कर लिए तो उन्होंने यही कहना है कि देखें जब सीक्रेट बैलेट था तो हमारे लोगों को खरीदा गया। वीडियोस भी आ गई अली हैदर गिलानी की जो कि
प्रूव करती हैं कि डीलिंग हो रही थी और इसीलिए हमारे लोगों ने सीक्रेट बैलेट में जाके वहां वोट दिया। नून लीग अगर नून लीग, लेकिन अगर ऑपोजिशन ये क्लेम करती है कि नून लीग का टिकट चला है, जैसे मरियम साहिबा ने कल कहा, अगर आप समझते हैं कि जमीर पे फैसला किया गया है तो फिर तो वो लोग आज भी आपके साथ खड़े होंगे ना। और अगर आइंदा ओपन बैलेट होगा तब भी उनको आके पब्लिकली ये कहना पड़ेगा कि हम नहीं है वजीर आजम इमरान खान के साथ। शहजाद, आपने बहुत जिक्र कर लिया, अब लेट मी जस्ट रिकाउंट कि पैसा किसने किसके ऊपर चलाया है। लियाकत जतोई का ताल्लुक पीटीआई से है, बहुत सीनियर लीडर है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के। उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया है गवर्नर सिंध को और दूसरे रहनुमाओं को पीटीआई के कि अब्रो साहब को टिकट देने के पैसे लिए गए हैं 35 या 40 करोड़ रुपीस, जो बलोचिस्तान में आप ही ने प्रोग्राम किया था, जिस प्रोग्राम के दौरान आपने ही अनाउंस किया था कि उनसे टिकट वापस ले लिया। उनके साथ फिर क्या हुआ, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे थे जो पीटीआई के जो बलूचिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे, ये पैसा लेके यहां इन्होंने आके सेनेट की सीट टिकट दिया है। उसके बाद उनको पीटीआई ने वापस ले लिया टिकट, वो वापस चले गए अपनी मदर पार्टी के पास। फिर पीटीआई ने उनके फेवर में अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर दिया। मैंने पैसा कहां चला है? हुकूमत से कर रहे हैं, पीएमएलएन का तो पीबीपी का तो नवाज शरीफ के तर्जुमान है। आपसे मैं नवाज शरीफ के हवाले से सवाल करना चाह रहा हूं, आपसे मैं पीएमएलएन के हवाले से सवाल करना चाह रहा हूं। नहीं, आपने इतनी दफा जिक्र किया था नहीं, क्योंकि मैं ये सवाल उनसे करने के है ना, ये सवाल करने के फवाद चौधरी साहब से कि आपने क्यों आम माफी का ऐलान कर दिया, ये सवाल मैं उनसे करूंगा। लेकिन मैं इस वक्त पीडीएम के हवाले से तो आपसे सवाल करूंगा ना, पीडीएम के सवाल फवाद चौधरी साहब से तो नहीं करूंगा ना। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे उस दिन हमने उस दिन आपसे ये पूछा था कि क्या कोई ऐसी शर्त है जिसमें लोगों ने ये कहा है कि आप हमें पीएमएलएन का टिकट दे दे तो हम आपको वोट देंगे। आपने कहा ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन कल मरियम साहिबा ने क्यों कहा है कि पीएमएलएन का टिकट चला है, फिर क्या वजह है? पीएमएलएन, इसमें कोई आपको शक है कि पंजाब की या पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी? वो पीएमएलएन है। आप जहां भी जाएंगे पंजाब में, वहां हर शख्स, हर कैंडिडेट चाहेगा कि पीएमएलएन का टिकट मिले। पीटीआई का टिकट कौन लेगा? अपनी जमानत जब्त करवानी है किसी ने, तो ये तो इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट इवन अ नेचुरल थिंग या ये कोई कमिटमेंट थी? उनको कौन, ये नेचुरल थिंग है या कोई कमिटमेंट थी कि आपको वोट देंगे अगर टिकट मिलेगा, और आपने टिकट की एश्योरिटी दी तो उन्होंने आपको वोट दिया? देखिए, मरियम ने भी ये नहीं कहा कि जी इस शर्त पर उन्होंने जाके वोट दिया, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने यही बात की है जो मैं बात कर रहा हूं कि इट इज अ नेचुरल थिंग कि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अगला जब इलेक्शन होगा और आइंदा इंशाल्लाह बहुत चंद महीनों में होगा, कोई ऐसी कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था? पीटीआई का टिकट चाहिए क्यों? ठीक है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खबर आ चुकी है, पीडीएम ने फैसला किया है कि कल वो बायकॉट करेंगे कौमी असेंबली के सेशन का, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो वजीर आजम इमरान खान लेने जा रहे हैं उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इसके बाद इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई हैसियत नहीं रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि फजल रहमान साहब की तो अपनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो मेंबर भी नहीं है कौमी असेंबली के, और उसके साथ साथ उनकी जो टोटल पार्टी की तादाद है वो 3 या 4 अरकान है। पूरे पाकिस्तान में जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो 40-50 से ज़्यादा हलकों के ऊपर तो उनके कैंडिडेट भी नहीं होते। तो फजल रहमान साहब की तो फ्रेंकली अपनी भी कोई बड़ी सियासी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह का बयान दे सकें। तो आपके ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कल अगर ऑपोजिशन नहीं होती इस इजलास में? देखिए, जो आर्टिकल 91(7) का बार है वो बुनियादी तौर के ऊपर उसका तरीकाकार क्या है। पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान की बहुत ही बोल्ड मूव है, और ये आप सिर्फ इमरान खान जैसा ही लीडर इस तरह की कोई मूव कर सकता है। ये पीडीएम वगैरह वाले जैसे लोग तो ये सोच भी नहीं सकते। हमने जो इलेक्शन था सेनेट का, उसमें खातून नशिस्त के ऊपर 174 वोट लिया था, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं थी एतमाद के वोट में जाने की। लेकिन चूंकि इमरान खान ने कहा कि देखिए अगर हमें 172 लोग जो दूसरी सीट में हमें कम में वोट मिले हैं तो हमें तो फिर कोई राइट ही नहीं है हुकूमत करने का, क्योंकि ये तलवार की नोक के ऊपर जमहूरियत नहीं होती, ये तो इखलाकी ताकत है। अब जो सिचुएशन है आर्टिकल 91(7) में, हुकूमत ने ईवान में जो सादा अक्सरियत है उसके कम अज कम लोग जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं।
यानी 172 लोग कम अज कम पीटीआई और उसके इत्तेहादियों ने शो करने हैं। अगर ये 171 भी होंगे या 170 भी होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि असेंबली जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ चले जाएगी, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली नहीं, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। नहीं, कैबिनेट डिसॉल्व इसलिए मैं नहीं आपसे क्या कहूंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये मौका देना है किसी को कि अगर किसी के पास अक्सरियत है तो वो हुकूमत बना ले। सही है। चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि किसी के पास भी अक्सरियत नहीं होगी तो डेफिनेटली असेंबलियां जो है वो टूटने की तरफ। तो फवाद साहब 172 हो जाएंगे नंबर इस दफा? जो आपका इशाइया था आज पार्लिमानी पार्टी के, आपने लोगों से मुलाकात की, इत्तेहादियों से मुलाकात की, उसमें नंबर पूरे, क्योंकि नंबर पहले भी वैसे 180 पूरे थे आपके मुताबिक, लेकिन वोट आपको 164 पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। ओवरऑल जो सीटें थी पूरे पाकिस्तान में वो तो पीटीआई ने जीती और उसी नंबर पे जीती थी जो हमारी तवक्को थी। इस्लामाबाद की एक नशिस्त के ऊपर यकीनन ऐसा मसला हुआ। अभी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें 4 लोग जो हैं वो अभी पहुंच नहीं सके थे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, जिनमें अली जैदी साहब भी शामिल हैं, मोहन सिलाई साहब शामिल हैं, आमिर लियाकत साहब की तबीयत खराब थी और साइमा परवाना जो है वो डेट हो गई थी। इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो है वो मौजूद थे और अभी अली भी जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं और जो साइमा भी है वो भी लाहौर। तो इनमें जितने भी हुए 175 76, इनमें वो 16 लोग भी मौजूद हैं जिनको वजीर आजम ने कहा था कि वो बिके हैं, वो 16 भी इसमें हैं और वो भी वजीर आजम को एतमाद का वोट देंगे कल। अब हमें तो पता नहीं है कि वो 16 लोग कौन है। नहीं, जो भी 16 है, लेकिन वो 16 भी देंगे, वो जो बिके थे लोग वो भी वोट देंगे वजीर आजम को। मुझे पता नहीं है क्योंकि या तो इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा, ट्रेसेबल वोट हो तो ही बता सकते हैं ना कि कौन सा। ट्रेसेबल से तो ये पता चल जाएगा ना कि कौन सा जो मेंबर था वो बिका है, लेकिन वजीर आजम ने ये तो कहा है ना कि 16 लोग हमारे बिके हैं, तो वो जो 16 बिके हैं वो कल वोट देंगे वजीर आजम को एतमाद का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। देखिए ना, बात यह है कि लोग कल 179 लोग प्राइम मिनिस्टर को सही है वोट वो देंगे। हाँ, अब 179 हमारी स्ट्रेंथ है, हमें वोट जो मिले हैं वो 164 मिले हैं वहां पे। अब ये जो तो ऑब्वियस है, मतलब वो 179 में वो 16 लोग भी हैं और अगर वो नहीं होते 16 लोग आपको वोट नहीं देंगे तो इसका मतलब आप 179 वाला नंबर पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आज खबर यह है कि वजीर आजम ने इजलास में कहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब आप वोट दे दें, उन 16 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कहा है वजीर आजम ने क्या? बिल्कुल हरगिज़ वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा, ना ही वज़ीर आज़म इस तरह की कभी कोई बात करेंगे। कोई इमोरल बात प्राइम मिनिस्टर से आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो इस किस्म की बात करेंगे। अभी जुबैर साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में यही बात कही, इससे पहले समा टीवी की खबर भी यही थी कि वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जो 16 लोग थे उनसे गलती होगी, बेशक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कल आके वोट दे दीजिए मुझे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जुबैर साहब ने भी शिरकत की है। उनके भी कोई जराए हो सकते हैं, शायद दोस्तियां यार है तो आपने सबसे पाली हुई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जुबैर साहब जो थे उनकी कोई पार्लिमानी पार्टी में हमारी शिरकत हुई है और ना ही कोई ऐसी बात उन्होंने की है। देखिए, बड़ी सिंपल बात, वज़ीर आज़म ने क्या बात की, उन्होंने रात को भी ये बात की, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जो है, अब देखिए हम कैसे पता करें 16 लोग जिन्होंने वोट डाले हैं, या तो इलेक्शन कमीशन एक इंक्वायरी बैठाए, उन लोगों को ट्रेस आउट करे, और हमने पहले भी अपने 20 लोग सिटिंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पीटीआई के अलावा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कार्रवाई ही नहीं की ना। अब भी अगर 16 लोगों का पता चलेगा तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने इस मामले में कोई नहीं करेंगे। अच्छा फवाद साहब, 2 रोज पहले अली जैदी साहब ये तस्लीम कर चुके हैं काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, मैं क्लिप भी चलवा देता हूं अगर आप कहें। वो कह चुके हैं कि हमें पता है इनमें से चंद लोग कौन है और मैं नाम भी दे चुका हूं वजीर आजम इमरान खान को। मेरा नहीं ख्याल अली जैदी साहब को पता है कि वो 17 लोग कौन है या लोग कौन है। उन्होंने मुझे भी ये कहा था कि मेरा अंदाजा है कि कराची में वो 4 लोग जो वीडियो में हैं वो कौन है, लेकिन इसके अलावा उनको इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। तो उनके खिलाफ कम से कम कोई पूछगछ शुरू हुई है, कोई इंक्वायरी आप लोगों ने इनिशिएट की है उन 4 लोगों के खिलाफ जिसका नाम मुबैना तौर पे दिया है अली जैदी साहब ने? नहीं, नाम उन्होंने कोई नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे अंदाजा है कि कौन है। मैं सुना देता हूं, ये उनका क्लेम है, जरा सुन लीजिए अली जैदी साहब ने क्या कहा था, सुनाइए जी। फिर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो लोग सामने लिखा हुआ है वजीर आजम ने कि इतने सारे वोट जो जाया हुए वो कौन से लोग थे, वोट जिन्होंने बेचा वो कौन से लोग? 21 वोट, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं। आप फिक्र अपने लोग, मैं आपको बता रहा हूँ वजीर आजम को जी, आपने कौन से नाम दिए? बस वो वजीर आजम को दे दिए, वो करेंगे। कराची के आप इतने सीनियर रहनुमा हैं, आप तो आवाजें भी अरशद शरीफ
मेरी बात सुनो, मैंने दे दिया ना, बस नहीं, सारी दुनिया को भी पता है, वो पता चल जाएगा। कराची के 3, इनके कहने पे मैं क्यों लूं, मुझे पता है क्या करना है। कराची के 3 है। जी फवाद साहब बड़े कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं और मैंने वजीर आजम को नाम दे दिए हैं। नहीं देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब को जो नाम उन्होंने अगर कोई दिए हैं तो उसका मुझे नहीं पता, और ना ही फ्रेंकली जो सीनियर रहनुमा हैं बाकी कोई उनको पता है। और ये असल जिम्मेदारी तो 12 इलेक्शन कमीशन, और मुझे नहीं पता कि अली की क्या बुनियाद है इसकी कि वो किस तरह से वो 4 लोगों का या 5 का नाम ले रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, जब तक आपका बैलेट पेपर ट्रेसेबल नहीं है, बाकी तो फिर क्याफे है ना, हर शख्स जो दूसरे के खिलाफ होगा वो नाम ले देगा, किसी को खराब करने के लिए नाम ले देंगे। लेकिन जब तक आपका कोई सबूत नहीं हो, जो कोई हतमी, जिस तरह से हमने देखा कि जो केपी में आया उसकी वीडियोस आ गई जी, तो ये तो सियासत में होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए उस वक्त वीडियोस आ गई थी और इसीलिए वजीर आजम साहब ने कहा कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, मैं उन लोगों को वीडियोस दिखा सकता हूं। क्या इस वक्त भी आपके पास एविडेंस है या ये कयास है कि 16 लोग बिके हैं, उन्होंने पैसा लेकर वोट दिया? ये भी तो एक कयास है, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इसका? नहीं देखिए ना जी, इसका हमारे पास लोगों का सबूत तो नहीं है ना कि कौन से लोग हैं जिन्होंने के पैसे लिए हैं, लेकिन जो ये कि उन्होंने पैसे लेके वोट दिए हैं, जो लोग यहाँ पे वोट हमारे काम हुआ है, जिस तरह आपने पहले से अपनी जो मेंशन किया था, बड़ी सिंपल बात है। जो हमारी खातून उम्मीदवार हैं उनको 174 वोट मिले हैं और उनके 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं, ये एग्जैक्टली हमारा पार्टी नंबर है। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर बात आई है उसमें हमारे वोट कम हुए हैं। और फिर वीडियो एक आई है जिसमें जो नासिर अली शाह साहब हैं वो 10 या 12 करोड़ रुपया जो है वो कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो सारी कड़ियां हैं वो जाहिर है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि उन वीडियोस की तहकीकात होनी चाहिए। उसमें जो बातें की गई हैं बड़ी हैरानकुन है, बल्कि शायद इतनी दफा हो चुकी है कि हैरानकुन नहीं है, लेकिन उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब, बाकायदा 16 लोग जो है उन तमाम ने अपना ज़मीर बेचा है, पैसा लिया, इसका तो एविडेंस नहीं है ना। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि हमारी वुमेन सीट पे हम जीत गए, 174 वोट हमें मिले, वहां 164 मिले, इसकी वजह यह भी तो हो सकती है कि हफीज शेख साहब एक टेक्नोक्रेट हैं। आप तो खुद आवाज उठाते रहे पार्टी में, इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स में एक ग्रुपिंग सी हो गई है, इलेक्टेबल्स को बड़ा एतराज है कि नॉन इलेक्टेबल्स आगे आ गए। ये फैक्टर भी तो हो सकते हैं ना, दूसरे फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं इसमें। शायद शख्सियत को मुस्तरद किया हो, पीटीआई को ना मुस्तरद किया हो। देखिए जी, ये तो फिर कयाफे है ना। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें हमारा इशू ये है कि देखें, अगर नाराजगी है तो फिर नाराजगी तो एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्शन में, ये तो नहीं हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड लगाएं दोस्तों सबके ऊपर। अगर आपकी नाराजगी है तो फिर ये 16 लोग जो हैं, सर झेलम में कल आपकी जगह किसी और कैंडिडेट को खड़ा करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पे, तो जरूरी नहीं है वो शख्स जीत जाएगा, आपका अपना वोट भी होता है ना, इसलिए कैंडिडेट भी तो मैटर करता है ना। वो नॉन इलेक्टेबल है, इलेक्टेबल नहीं है, 2 मरतबा पहले वजारत लेते हैं, सेनेट में आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं वतन। शायद हो सकता है ये किसी को एतराज हो पार्टी में। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ये भी मुमकिन है कि उनको शख्सियत का भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं तहकीक तलब है ना, और वो तहकीक इलेक्शन कमीशन ने करनी है। तो हमारा मुद्दा तो यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसकी तहकीकात करे। और 1-2 बातें हैं, एक बात है जो आपने कही है, दूसरी बात वीडियो में है जो कि नासिर अली शाह साहब हमारे सामने 10 करोड़ प्लस ऑफर दे रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सी सही है ये इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले और हमें बता दे। अच्छा, इस वीडियो के हवाले से आपने भी कहा था, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था कि 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जब उन्होंने कहा था कि ये लोग क्या कल पीटीआई को वोट करेंगे या किसी और को करेंगे, आपने कहा ये सारी पिक्चर जो है मंजर आम पर आ जाएगी। तो क्या बात सामने आई है? कोई कह रहा है ये स्टिंग ऑपरेशन था, कोई कह रहा है पहले इनको पैसे ऑफर की गई, फिर उन्होंने पार्टी को बताया, फिर स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हकीकत क्या है? कुछ सामने स्टोरी आई नहीं अभी तक ऑफिशियली। सच्ची बात यह है कि कोई जब वो ये सेनेट वाला इलेक्शन हो गया और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान हो गया, तो उसके बाद जो फोकस है सारा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे शिफ्ट हो गया। और इस तरफ हमने भी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो पता नहीं किया कि क्या मामला हुआ, कैसे हुआ। और हमारी जो ख्याल यही था कि इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी दी है, वो सारे वसाइल इस्तेमाल करेगा और एक सच्ची कहानी जो है वो हमारे सामने आएगी। लेकिन पार्टी की सतह के ऊपर फिलहाल जो है वो हमारे पास कोई बहुत बड़ी फ्रैंकली हम कर भी नहीं सकते। उन 4 लोगों को तो आइडेंटिफाई किया जा चुका था ना, उनसे तो कम से कम पूछगछ कर लेते, उनसे तो पूछ लेते कि आप क्या कर रहे थे, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, किसको वोट दिया, उनसे भी कोई अभी तक पूछा नहीं है। नहीं, वो कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सकी।
नहीं हुई है। वो 4 लोग कौन है ये भी नहीं पता हमें? नहीं, हमें नहीं। अच्छा, आज आपने बड़ा एतराज़ किया और आपने तनकीद भी की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज आया है। आपने कहा गैर मुनासिब, इस तरह प्रेस रिलीज के जरिए जवाब नहीं देना चाहिए, अपने इक़दामात के जरिए अपनी गैर जानबदारी जाहिर करनी चाहिए। लेकिन कल जो वज़ीर आज़म साहब ने भी बात कही थी वो भी बड़ी सख्त बात थी, क्योंकि आप तो खुद कहते रहे कि इदारों को सख्त मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, गैर जानबदार बनाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, ये उनकी पोजीशन थी सुप्रीम कोर्ट में। ये बात तो दुरुस्त नहीं है। वो तो सिर्फ ये बता रहे थे कि 226 ये कहता है और सेनेट इंतखाबात 226 के तहत होते हैं। तो वहां पे उन्होंने ये ख्वाहिश थोड़ी इजहार की थी कि सीक्रेट बैलेट के तहत ही होगा इलेक्शन। नहीं, बात यह है जी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई तनकीद नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ा मायूसी का इजहार किया। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन को क्यों लगा कि उनकी जो तकरीर है उसका जवाब देना जरूरी था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी वो तो एक पॉलिटिकल बात थी, और उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मौसर होना चाहिए। और देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये उनका राइट है कि अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई सुकम है, कहीं पे कोई खामी है, कमजोरी है, तो उसकी निशानदेही करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा था। तो एक इदारे पे हॉर्स ट्रेडिंग का जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं आप, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम उस पर डाल रहे हैं आप। आप मुझे बताइए, आपका क्या ख्याल है कि इन इलेक्शनों में हॉर्स ट्रेडिंग रोक सका इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन से तो आपकी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था इतना वक्त नहीं है, हम क्या करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर था वो इतना ज्यादा स्पेसिफिकली बता भी नहीं रहा था कि क्या हो सकता है। 226 के अंडर भी कह रहे हैं कि वो इंतखाबात हैं यानी कि सीक्रेट हैं, फिर वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें, जिसको आपने कहा कि यानी कि बारकोड भी हो सकता है वो। देखें, बात यह है शहजाद, पहली बात तो है कि ये बात तो मैं बिल्कुल ही इलेक्शन कमीशन की इससे इत्तेफाक नहीं करता कि वक्त नहीं था। 1600 बैलेट पेपर आपने टोटल छापने थे, ये तो 1 घंटे में छपने थे। और बार कोड या जो ट्रेसेबिलिटी है वो लगाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, और हमने कहा था हम आपकी पूरी मुआवनत कर देंगे। दूसरी सूरत में अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, वो इलेक्शन 2-3 दिन डिले कर देते, ये भी उनके पास इख्तियार था, और सुप्रीम कोर्ट से जाके ओपिनियन ले लेते। लेकिन असल जो मेरा आपका पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट है कि जब इलेक्शन हो तो पूरा पाकिस्तान उसको माने और कहे कि नहीं ये शफाफ इलेक्शन है और इसी तरह से होने चाहिए। और हमारा नुक्ता नजर भी मेरा यही है कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत इदारा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह करके तो इलेक्शन कहें कि नहीं इस दफा का इलेक्शन तो वैसे ही जाने दें, अगले में हम देख लेंगे, ये बड़ा नामुनासिब मेरे ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। इसलिए वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी और मोहम्मद जुबैर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पीडीएम ने ये फैसला क्यों किया है? आप लोग तो इस वक्त समझ रहे हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है, अवाम ने भी तमाम सूबों से रिजेक्ट हो चुकी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन भी जीत गए, तो फिर क्या वजह है? मैदान क्यों खाली छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? मुकाबला क्यों नहीं कर रहे कल? नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला हर तरह से होगा, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ा। उनको कहा है कि आप ज़रा ये शौक़ भी अपना पूरा करके देख लें, और ये शायद ख़ुद पे ही एतमाद नहीं जिन लोगों को, उनके साथ मुकाबले की क्या बात रह गई। ये किसने कहा इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का? इसको बस सदर पाकिस्तान ने कहा कि आप हाउस की मेजॉरिटी जो है वो खो गए हैं, आपके पास अब मेजॉरिटी नहीं रही। तो सदर पाकिस्तान तो तब कहता है 91-7 के तहत कि आप एतमाद का वोट लें, इसका मतलब इनके पास मेजॉरिटी नहीं रही। दूसरी बात, अगर ये देखें ना, अगर ये कह रहे हैं कि वो गलत लोग हैं जिन्होंने मुखालिफ में वोट दिया, अब उनसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करें अगर इनमें इतनी हिम्मत है। और दूसरा, ये बड़ा कहते थे कि हम बड़ा आते हैं जी, शो ऑफ हैंड करें, आप आएँ सेनेट का चेयरमैन का जो इलेक्शन है उसमें ये हाथ खड़ा कराएं, मैं इनको ऑफर करता हूँ, और एक दिन में कानून साजी भी हो जाएगी। करें ना। अगर ये कह रहे हैं कि 16 लोग कौन है हमें पता नहीं है, तो हम कार्रवाई किसके खिलाफ करें? ये कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें पता है, एक एक नाम का मुझे पता है। नहीं, वो तो उन्होंने ये कहा कि 16 लोग बिके हैं, लेकिन अगर ट्रेसेबल वोट होता तो हमें पता चल जाता है वो 16 लोग कौन है, फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे पता है, वो मुझे पता है, ये कर लेना जी, ये कर लेंगे। आप देख लेना कल एतमाद का वोट लेने के बाद क्या क्या बातें करते हैं, तो ये करें पता जी। मसला ये है जो आप बात कर रहे थे, हफीज शेख का इशू ये है कि वो उसको कोई MNS को नाम नहीं याद,
वो किसी से हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार, वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें सारी मिलजुल कर सब कुछ हुआ है। और मेरा ख्याल है ये एक टाइम होता है शहजाद इकबाल साहब, जब आप मट्टी को भी हाथ लगाते हैं सोना बन जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है आप सोने को भी हाथ लगाते हैं तो मट्टी हो जाता है। ये टाइम इनका आ गया है, ये जो भी करेंगे अब गलती करेंगे। लेकिन ये बताइएगा चौधरी मंजूर साहब के आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि हम अपने वक्त पर अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे। अभी तो मौका है, अभी क्यों नहीं कर रहे? अगर ये खदशा है कि सीक्रेट बैलेट था और ओपन बैलेट में नहीं आएंगे तो फिर आप जो हुकूमत का बयानिया है उसको मजबूत कर रहे हैं। हुकूमत तो यही कह रही है खुफिया बैलेट था, पैसा चलाया, वोट ले लिया। ओपन बैलेट होगा, ओपन बैलेट में लोग नहीं सपोर्ट करेंगे आपको। नहीं, आपने जब जो बिलावल साहब ने कहा कि वो फैसला अब इसने थोड़ा करना है कि इत्माद का वोट ले लूंगा, उसके बाद क्या आदमी इत्माद नहीं आ सकता। अब ये फैसला तो हमने मतलब था कि पीडीएम ने करना है। चेयरमैन साहब ने जो कहा कि ये फैसला हम करेंगे, पीडीएम करेगी, कब लेना है, कहाँ लेना है और कैसे लेना है, और ये फैसला ये ले ले इत्माद का वोट अगर हम। लेकिन चौधरी साहब इसके पीछे मंतक क्या है? इस वक्त आप समझते हैं हुकूमत कमजोर है, लोग आपके साथ हैं, जमीर के मुताबिक उन्होंने आपको वोट दिया है, यानी कि गिलानी साहब को वोट दिया है, और आप चाहते हैं हुकूमत गिराना, तो इस वक्त गिरा दीजिए हुकूमत। ना लॉन्ग मार्च रहेगा, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, ना इस्तीफों तक बात आएगी। ये अभी टैक्टिक है ना, अपना अपना नुक्ता नजर है, अपना अपना तरीकेकार है, इनको करने दे जो करते हैं। उसके बाद जब आप हमारे ऊपर पाबंदी तो नहीं ना। अच्छा चौधरी नो कॉन्फिडेंस की अगर काम नाकाम हो जाए तो फिर 6 महीने का है ना, हमारे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं, हम जब लाना चाहेंगे लाएंगे और अपने वक्त पे अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शराइत पे लेकर आएंगे। चौधरी मंजूर साहब, अभी आप बार बार कह रहे हैं कि 16 लोग इनके जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे जरा ये बता दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई कार्रवाई इनिशिएट करने का जिक्र तक क्यों नहीं किया? अली हैदर साहब की वीडियो सामने आई, उनकी ऑडियो आई, नासिर अली शाह साहब की ऑडियो सामने आई, आप उनसे कहते हैं तहकीकात करें, आप भी तो कम से कम तहकीकात का आगाज करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूछे तो सही कि ये क्या हुआ है, इल्जामात लग रहे हैं, आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी अपनी पार्टी में। डेवलपमेंट फंड देने की बात की तो वो तो सबसे पहले जुर्म फिर इमरान खान ने खुद किया 50-50 करोड़ का ऐलान करके, तो उसमें क्या है? वही है ना कि हम 10 करोड़ का 8 करोड़ का फंड देंगे। अगर कोई जुर्म है तो सबसे पहले तो इमरान खान मुजरिम है, उसके बाद 5-10 करोड़ रुपए का फंड देना, एक तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गलत है, लेकिन वो 5-10 करोड़ रुपए तो वो कह रहे हैं कि वो बाद में होगा, इससे पहले भी वो बातें चल रही है कि इतने करोड़ दे देंगे, इतने करोड़ दे देंगे। फंड की बात कर रहे थे ना, नहीं डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे थे ना, आप जरा उसको पूरी सुन लें। अच्छा, मतलब नासिर अली शाह साहब डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे थे? जी, दोनों ही डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे आपको पता है ना, नासिर अली शाह साहब ने तो कहा मेरी आवाज ही नहीं है ये, लेकिन आप कह रहे हैं वो डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो वीडियो के अंदर जो बात हो रही है, जो भी बात हो रही है वो डेवलपमेंट फंड तो आप समझते हैं कि ये बात तहकीकात तलब ही नहीं है, कि मतलब इसको छोड़ दें, जो इल्जाम लग रहे हैं, जो वीडियो ऑडियो आई, मतलब कोई पार्टी में पूछगछ है ही नहीं आपकी पार्टी में, लेकिन तहरीक इंसाफ से आप तवक्को करेंगे कि वो सबकी तहकीकात करें? नहीं, हम तो ऑफर कर रहे हैं, तहकीकात करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह आए, करें ना, पार्टी की सतह पे तो इनिशिएट करें। अगर ये जुर्म है, डेवलपमेंट फंड देना जुर्म है, तो सबसे पहले इस जुर्म का ऐलान तो इमरान खान ने। नहीं सर, उसमें पार्टी फंड के अलावा और पैसे देने की भी बात हो रही थी, वोट मुस्तरद करने की बात हो रही थी बाकायदा। ये पार्टी फंड नहीं, डेवलपमेंट फंड जी की बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, इसलिए बताओ। वेलकम बैक नाज़रीन। कल क्या होने जा रहा है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि 172 वोट पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन पीडीएम ने बाइकआउट का ऐलान किया है। कितनी अहमियत रहेगी इस एतमाद के वोट की पीडीएम के बाइकआउट के बाद? देखिए, पीडीएम जो है उसने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुंतखब नहीं किया है, हाउस ने मुंतखब किया है, और अगर उसके जो अरकान हैं 172 अरकान वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दे देते हैं तो फिर उस बाइकाट की अहमियत नहीं रहती। अगर वोट कम पड़ते हैं तो फिर उसकी अहमियत रहती है। तो वज़ीर आज़म को ऐवान से एतमाद का वोट लेना है, पीडीएम से नहीं लेना। पीडीएम था वहां रहे या बाइकाट करे। अगर उसके पास उसकी मेजॉरिटी नहीं है तो वो उसकी कार्रवाई पर असर
अंदाज नहीं हो सकता। काशिफ साहब, आप कैसे देखते हैं पीडीएम के इस फैसले को? दुरुस्त सियासी स्ट्रेटजी है कि कल उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है, या आपके ख्याल में मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुकाबला करना चाहिए था? देखिए, ये मैदान पीडीएम का मैदान है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती मैदान है। वजीर आजम साहब या तो हाउस में अपनी मेजॉरिटी दिखा देंगे या नहीं दिखा पाएंगे। दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और इस मौजूदा हुकूमत के लिए हैं। पीडीएम की जितनी जमातें हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस उनके लिए है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है कि वो इस ऐवान में हो या ना हो। इसलिए उन्होंने ना जाने का फैसला किया, उनका कोई रोल नहीं है कल की प्रोसीडिंग्स। क्योंकि 172 अगर तहरीक इंसाफ ने ले लिए तो उसका मतलब उनकी हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा था पीडीएम की जानिब से कि जो सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई है, उसकी वजह यह है कि लोगों ने रिजेक्ट किया है वजीर आजम इमरान खान को, उनकी जमात को, उनकी हुकूमत को। वो अनपॉपुलर हो गए हैं और लोगों ने अपने जमीर के मुताबिक वोट दिया है। तो कल अगर 172 या से ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाती है तो क्या ये पीडीएम का जो नैरेटिव है ये बरकरार रह सकेगा? देखिए, आज जो पार्लियामेंटेरियंस थे सारे आज आए इजलास में, मेरे ख्याल 180 के करीब लोग, या 179 आए हैं, 180 आए हैं, 175 जी, चले 175, और 3 के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे। या नंबर्स तो उतने ही है जितने खातून एमएनए फौजिया अरशद साहब को पढ़े। जमीर की डेफिनेशन पाकिस्तान में बड़ी एक अजीबोगरीब डेफिनेशन है जमीर की। जमीर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सादिक संजरानी के उसमें जागे तो वो जमहूरियत और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपना होता है। अगर वो यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में जागे तो वो असल जमीर वही होता है। मसला ये है कि हम अपनी पावर पॉलिटिक्स में जो असूल है उसको कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं। आज इमरान खान साहब से कोई कहे कि जी आप एक काम कर रहे, ये आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसको ओपन कर लेते हैं। ऑपोजिशन जरा ये डिमांड रखे जरा हुकूमत के सामने। मैं देखता हूं कैसे अब हुकूमत कैसे इसकी तरमीम करेगी। सब पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर इलेक्शन कमीशन आके मुझे ये बता रहा है कि इलेक्शंस फेयर थे, या इस मुल्क में सेनेट के इलेक्शंस में लोगों के जमीर के सौदे नहीं होते, पैसा नहीं चलता, बिकते नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, इलेक्शन कमिश्नर को भी थोड़ा जागने की जरूरत है। मैं इस पर भी आता हूं जो आज जवाब दिया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम की कल की तकरीर का। लेकिन शामी साहब, अगर 172 से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाती है हुकूमत, तो क्या ये जो नैरेटिव ऑपोजिशन ने बनाया था कि मुस्तरद कर दिया है अवाम ने और तमाम हाउस ने हुकूमत को, वो नैरेटिव बरकरार रह सकेगा या दोबारा इमरान खान साहब अपनी पूरी कुव्वत से हुकूमत को चला सकेंगे? फिर देखिए, जो हुकूमत को सेटबैक है होना था वो तो हो गया। इमरान खान साहब की जो पसंद थी, जो टिकट हफीज शेख साहब को उन्होंने दिया था, उसको खुद उनकी जमात ने मुस्तरद कर दिया। तो इस लिहाज से तो हुकूमत को एक झटका लगा है, लेकिन इस झटके का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत मुंह पे बंद कर गई है। हुकूमत जब तक वजीर आजम को अदम एतमाद का हदफ नहीं बनाया जाता, या जब तक वजीर आजम को कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हमायत हासिल रहती है, वो हुकूमत में मौजूद रहेंगे। सियासी तौर पर ये सुखी उनकी हुई है, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया है ऐवान से एतमाद का वोट लेने का, ये दोस्त फैसला किया है, उन्हें यही फैसला करना चाहिए था और एक सियासी लीडर को इसी तरीके से पेश करना चाहिए हाउस को, और उसने उनको मुंतखब किया है, वही उनको घर भेज सकता है। तो बाकी तो फिर सियासत के मामलात हैं, कभी ऊंच हो गई, कभी नीच हो गई, कभी आप पीछे हट गए, कभी आप आगे आ गए। तो हुकूमत को जो झटका लगा है उससे इनकार आप नहीं कर सकते, लेकिन उसको तो बरकरार रहेगी, उसकी अपनी जगह तहक्कुम उसका कायम रहेगा, इसका भी इनकार नहीं हो सकेगा। हालिया दिनों में काशिफ अब्बासी साहब, आपको लगता है कि हवाओं का रुख बदला है? क्योंकि अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि हवाओं का रुख अब बदल चुका है। देखिए जी, एक तो डीलें शीलें तो हर जगह हो रही हैं। आप आई एम श्योर सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून की और अश्योरेंसेस हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, और उसमें ये भी गारंटी दी गई थी कि आप न्यूट्रलिटी आपको नजर आएगी आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में, और ये न्यूट्रलिटी नजर आई है इन इलेक्शंस में। ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, सो ये जो हवाएं बदल रही हैं और हम नहीं चाहते। कल भी मेरे ख्याल है मरियम बीबी का मैं एक बयान देख रहा था जो उन्होंने दिया कि वर्दी
बड़ी इसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए वगैरह वगैरह, ये अब आहिस्ता आहिस्ता अब आप वक्त के साथ साथ तब्दीली देखेंगे। पीपल्स पार्टी भी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में नहीं या कॉन्फिडेंस के हक में नहीं है। उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस में और डीलिंग्स में वो वक्त अभी नहीं आया जिसमें ये सारी मामला तय होके, अरेंजमेंट्स होके उनको बताया जाए कि अब आ गया ये वक्त। सो ये तो अपनी जगह के हवा बदल रही है, ये वाकई बात ठीक है। एक मैसेज भी चला गया है इस तरफ भी, और अब अगले चंद हफ्ते बड़े अहम होंगे इस हुकूमत के। इसलिए अहम होंगे क्योंकि अब कुछ तब्दीलियां इनको जो काफी अरसे से कही जा रही थी अगर नहीं हुई तो मेरा ख्याल है कि महीने 2-3 महीने के बाद किसी और तरफ भी देखा जाएगा कि अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे, या ये हुकूमत अब बहुत कमजोर गवर्नमेंट हो चुकी है। याद रखिएगा इस सेनेट इलेक्शन के बाद ये पैगाम दिया जा चुका है कि ये हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। दिया गया हो या इस पैगाम को जाने से रोका ना गया हो, इधर विच वे ये पैगाम इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के सामने है कि इनकी गवर्नमेंट 162-64 वोटों की है। सही वक्त पड़ने पर ये इससे भी कम होंगे, ये मैसेज जा चुका है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ये अगर मुझसे आप पूछें कि क्या लोगों ने हफीज शेख को रिजेक्ट किया है, ये पाकिस्तान है जी। यहां पर लोग रिजेक्ट असूलों की बुनियाद पर पॉलिटिक्स कौन करता है? रजा रबानी भी आंसू बहाता है सेनेट में खड़ा होकर, लेकिन वोट उधर ही डालता है जहां पार्टी कहती है। ये असूल मैंने बड़े देखे हैं कि बड़ी असूल के साथ किसी ने वोट डाल दिए सेनेट के इलेक्शन में, किसी इलेक्शन में जाके वोट बिकते हैं, यहाँ पर खरीदे जाते हैं। इसमें वीडियोस आपके सामने हैं। वो बेचारा गिलानी इंसान समझा रहे थे वोट जाया कैसे करना है, उनका रेट क्या है, उनके रेट क्या है। वो नासिर शाह साहब की आवाज मुबैना तौर पर उनकी भी आ जाती है कि किस जगह पे क्या करना है। ये और मरियम नवाज शरीफ खुद कहती हैं और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का टिकट बिका। मरियम वो बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का टिकट बिका है। यानी आपने लोगों को पार्टी के टिकट की लालच देकर, पैसे देकर जो कुछ भी किया है, सो ये मत कहें कि लोगों के ज़मीर जाग गए हैं और बड़े अनपॉपुलर कैंडिडेट थे। लोगों ने कुछ ने अपना फ्यूचर देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, कुछ ने पैसे देखे होंगे। सो ये वजह है कि ये हफीज शेख आ रहे हैं। हफीज शेख साहब अगर कोई ये कह रहा है कि लोगों के ज़मीर जागे हैं या पॉपुलर कैंडिडेट नहीं था, ठीक डॉजी सी बात है। शामी साहब, हुकूमत की ये भी तवक्को थी कि जैसे डस्का के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इलेक्शन करवाने का फैसला किया। यहां पे वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन से पहले वीडियोस भी फराम की। अली हैदर गिलानी साहब डील्स करते हुए वहां पे सुनाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। उल्टा जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की उसमें जो इल्जामात थे या जो एतराजात थे हुकूमत के, उनको मुस्तरद किया है। और अगर आपने भी पढ़ा हो प्रेस रिलीज का जो अंदाज भी है, उनके जो अल्फाज भी हैं, बड़े गैर रिवायती और गैर मामूली तरीके से दो टोक जवाब दिया है तहरीक इंसाफ को। देखिए, वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है वो भी बड़ी गैर रवायती है और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने सारा दोष जो है वो इलेक्शन कमीशन पे डाला है, जबकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि दस्तूर की दफा 226 जो है वो सीक्रेट बैलेट का तकाजा करती है, तो आप उसको तब्दील कर दीजिए, उसको तरमीम कर दीजिए। अब भी अगर हुकूमत एविडेंस के साथ, शवाहिद के साथ अपनी दरख्वास्त की पैरवी करती है जो समझा गिलानी साहब के इंतखाब के हवाले से, तो फिर उसके कुछ नताइज उसके हक में भी बरामद हो सकते हैं। ये आप बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहूंगा शहजाद साहब, अभी जो बात हो रही, देखिए जब रिश्ता तय हो जाता है, जब निकाह हो जाता है, जब रुखसती अमल में आ जाती है, तो फिर मैरिज ब्यूरो वाले जो हैं वो घर का निजाम नहीं चलाते, वो शौहर को कुछ करना पड़ता है। दूल्हा मियाँ की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब शादी हो जाए घर उसे चलाना पड़ता है और फिर बच्चों के मामला उसे देखने पड़ते हैं, उनकी निगहदाश्त उसे करनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैरिज ब्यूरो में वो आवाज में बात पर कि आइए हजूर आपने हमारा रिश्ता कराया था, अब आप हमारे हंडिया भी कर दीजिए, अब हमें गोश्त भी ला दीजिए बाजार से, अब हमारे बच्चों को भी नहला दीजिए, इनका हकीका भी करा दीजिए। तो हुकूमत को अपने पांव पे खड़ा होने की आदत डालनी पड़ेगी। सही, मैरिज ब्यूरो शादी में मुदाखलत नहीं कर सकता। क्विकली शामी साहब, कल आपको कोई सरप्राइज की तवक्को है? क्योंकि अभी तो वैसे डिनर पे लोग पूरे थे इनके, लेकिन वो तो उस लंच में भी थे जो कि सेनेट के इलेक्शन से पहले हुआ। कोई सरप्राइज हो सकता है हुकूमत के लिए, या फिर इमरान खान साहब कल एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल तो यह है कि एतमाद का वोट वो ले लेंगे। इतना बड़ा सरप्राइज नहीं मिल सकता। अभी जो एक सरप्राइज मिल चुका है उसके सिर्फ आफ्टर शॉक्स उसके जो हैं
उन्हीं को बर्दाश्त कर ले तो बेहतर है। सही। दूसरा बड़ा जो सरप्राइज है मेरा फिलहाल नहीं मिलेगा, फिलहाल नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है। काशिफ साहब आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मैं एक तो शामी साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। ये हुकूमत ओवर रिलायंट रही है अब तक पिछले 2.5 साल में कि कोई और सपोर्ट करेगा तो हम चलते रहेंगे। अपने काम पे उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अगर ये अपनी शादी चलाना चाहते हैं, लोग क्यों दूसरे के टिकट लेने को तैयार हो गए कि उन्हें पता है कि इस टिकट पे अगला इलेक्शन शायद अब नहीं निकल सकता। वो कमजोर पीपल्स पार्टी का टिकट भी ले लेंगे, लेकिन ये इस वक्त सेंस एमएनएस में ये है कि अगला इलेक्शन पीटीआई का नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी अपनी पॉलिसीज और गवर्नेंस खुद है। सबसे पहली चीज इस वजह से इस पर सबसे बड़ी पहली तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप आगे पीछे देखें कि हमारे साथ कौन क्या गलत कर रहा है। दूसरा देखें, मेरी तौबा, हमारा ख्याल था शेख साहब जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। और आपके सामने गिलानी साहब ने जब जो अपसेट कर दिया है, लगता तो नहीं है कि अपसेट होगा, लेकिन भाई पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शामी मुजीबुर रहमान शामी साहब और काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।